पानीपत नगर निगम में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक हुई संपन्न। लोगों ने विकास के लिए मतदान को बताया अहम। सभी चुनाव वाले निकायों के 12 मार्च को घोषित होंगे परिणाम। रोहतक में आयोजित आर्य महासम्मेलन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की शिरकत। राज्यपाल ने कहा, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में आर्य समाज की अहम भूमिका। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर शांतराम देशवाल एवं पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह से की मुलाकात। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। कई अहम विधेयकों पर होगी चर्चा और मतदान 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पानीपत नगर निगम के महापौर और 26 पार्षदों के चुनाव के लिए आज रविवार मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया यहां कुल 365 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चली, जो शांतिपूर्वक रही। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे। निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। वरिष्ठ नागरिकों, नए मतदाताओं, महिलाओं व दिव्यांगजनों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वोट डालने आए मतदाताओं ने बताया कि आज उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए एक बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए वोट किया है, ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि वे बीमार होने के बावजूद भी वोट डालने के लिए आ सकते हैं, तो अन्य सभी लोगों को भी मतदान के लिए आगे आना चाहिए। देश के विकास के लिए मतदान करना सबका दायित्व बनता है। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। एक देश का नागरिक होने के नाते हमें वोटिंग जरूर करनी चाहिए। हमारा ये कर्तव्य है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं जो है ना पूरी फैमिली के साथ वोट डालने के वास्ते आया। सभी ने वोट डालने चाहिए। ये जो है ना सबका अधिकार है। अपने अधिकार का जो है ना प्रयोग करना चाहिए सभी ने। ये जो है ना विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहली बार वोट देने आई हूँ। हम सभी को वोट देना चाहिए। भारत एक युवा कंट्री है और इस देश के विकास के लिए हम सबको वोट डालना चाहिए। वोट की ताकत ही देश को आगे बढ़ा सकती है। मैं सबको ये कहता हूँ कि सब वोट दें, जिससे देश का विकास हो सके। मैंने अपना वोट स्वयं किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने देश के विकास के लिए वोट किया है। पानीपत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि आज बड़ी तादाद में लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है। जैसे 2 मार्च को बीजेपी के पक्ष में वोट हुआ था, उसी तरह आज पानीपत के भी सभी वार्डों में हमारे सिंबल और मेयर पद की उम्मीदवार कमल सैनी के पक्ष में मतदान हुआ है। बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो रही है और जिस प्रकार से 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हुआ था, इसी प्रकार से आज पानीपत में भी सभी वार्डों में और मेयर के उम्मीदवार कोमल सैनी के पक्ष में और सभी हमारे जो सिंबल हमने दिया है, हर वार्ड में दिया है, कमल के फूल की वोटिंग बड़े अच्छे ढंग से अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टंट सफलतापूर्वक लगाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मेडिकल टीमें उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि एम्स जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के तत्वाधान में आज रोहतक में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी महासम्मेलन में विशेष तौर पर मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सच्चा राष्ट्रवादी बताया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में आर्य समाज की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी आर्य समाज का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा पद्धति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए नशा मुक्ति अभियान चलाने पर जोर दिया। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की अगुवाई में आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए काम किया। नारी जाति के कल्याण और राष्ट्र के विकास में भी आर्य समाज की भूमिका है। सरकार बनने के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति नैतिक मूल्यों को बढ़ाकर अपने व्यक्तित्व विकास करते हुए सेवा करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए भी काफी उसमें योगदान दिया। इसलिए नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रवर्तनशील होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज समाज में इस देश की जितनी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए, जात पात के भेद को मिटाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, गौ के लिए, नारी जाति के लिए कोई ऐसा क्षेत्र जिससे राष्ट्र का विकास हो, वो सब काम महर्षि दयानंद ने किए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि समाज के निर्माण में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मौजूदा समय में भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, ऐसे में आर्य समाज की अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया। चुनौतियां, अगर उन चुनौतियों के पार जाना है तो हमें कोई न कोई एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता जो मानवता के कल्याण के लिए हो, वो रास्ता जो दुनिया में छिड़े से गरे युद्ध जैसी स्थितियों से निपटकर दुनिया में विश्व शांति स्थापना करने का हो। हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब तक हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम लोग अपना अगला कदम ठीक से नहीं उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल एवं भारतीय पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह से मुलाकात और उनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झज्जर के गांव खेड़का गुज्जर में जन्मे डॉक्टर संतराम देशवाल ने लोक सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए हरियाणवी लोक साहित्य और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। वहीं कैथल जिले के गांव अजीत नगर में जन्मे तीरंदाज हरविंदर सिंह ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा में जन्मी इन विभूतियों पर गर्व है। आप दोनों अपने अपने क्षेत्रों में देश प्रदेश कला एवं खेल जगत की सेवा करते रहें एवं हर हरियाणवी का मस्तक सदैव ऊंचा करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन पर शोक जताने आज चरखी दादरी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कृष्णलाल पंवार, डॉक्टर अरविंद शर्मा, सांसद सुभाष बराला सहित अनेक पहुंचे। सभी ने उनके सुपुत्र भाजपा विधायक सुनील सांगवान तथा समस्त परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सतपाल सिंह के आकस्मिक निधन से समाज व परिवार को गहरा दुख हुआ है। वे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने कहा कि सांगवान का जीवन सात्विक, सामाजिक व लोगों से स्नेह का रहा है। उन्होंने समाज में भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। उनके निधन से हम उनकी सेवाओं से वंचित हो गए हैं। उन्होंने हमेशा किसान, गरीब कल्याण, युवाओं, महिलाओं सहित सर्व समाज के लिए कार्य किया। और वो बहुत सादा और सच्चे सुच्चे इंसान थे।
उन्होंने सारी उम्र जो है पहले सर्विस की और फिर बाद में समाज सेवा में गुजारा। और दादरी के विकास में बहुत रुचि रखते थे, काफी उन्होंने रुचि रखी, विकास कराया दादरी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। पहले चरण में लोकसभा में 112% काम हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचकुला के राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय में आयोजित नारी शक्ति रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्तदान करने वाली महिलाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। रक्तदान शिविर में 138 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ऐसा रक्तदान शिविर पहली बार देखा है जिसमें केवल महिलाएं ही रक्तदान कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। इनमें आईटीबीपी की महिला जवान, अधिकारी, डॉक्टर्स, शिक्षक, स्वच्छता नायक आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह शिविर प्रमाणित करता है कि महिलाएं केवल अपने घर परिवार को ही संवारने का काम नहीं करती बल्कि दूसरों के जीवन को भी बचाने का काम कर रही हैं। मैं गया हूं, परंतु आज का ये रक्तदान शिविर, ये विशेष रक्तदान शिविर है कि इस रक्तदान शिविर में विभिन्न वर्गों से हमारी महिलाएं रक्तदान कर रही हैं। इनमें आईटीबीपी की महिला जवान, हमारे डॉक्टर, अधिकारी, हमारे शिक्षक, हमारी महिला सफाई कर्मी शामिल हैं। आप सबकी भागीदारी आज इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि मानव सेवा के लिए आपकी गहरी भावना है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला जिले के श्रेष्ठ ग्राम बरवाला की 3 प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित करते हुए इन्हें श्रेष्ठ ग्राम की श्रेष्ठ बेटियां कहा। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ ग्राम की उपाधि उस गांव को देते हैं जिसमें लिंगानुपात बेहतर है। बरवाला निवासियों की बेटियों के प्रति अच्छी सोच के चलते गाँव में 1000 बेटों के पीछे 1059 बेटियां हैं। सीएम ने महक को 75,000 रुपये, आरजू को 45,000 रुपये, लतिका भट्टी को 30,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए PCPNDT कार्यक्रम चलाया हुआ है। इसके तहत 5,000 या इससे अधिक की आबादी वाले उस गांव को हर वर्ष श्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसका लिंगानुपात 1000 या उससे अधिक होता है। श्रेष्ठ ग्राम बरवाला की 3 सर्वाधिक प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। हमें श्रेष्ठ ग्राम की उपाधि उस गांव को देते हैं जिसमें लिंगानुपात सबसे ज्यादा होता है। मैं बरवाला गांव के निवासियों की बेटियों के प्रति जो सोच, उसको नमन करता हूं। उनकी अच्छी सोच के चलते बरवाला में 1000 बेटों के पीछे 1059 बेटियां हैं। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में कल होने वाले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम विश्नोई ने बताया कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का आना बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे विश्वविद्यालय को सजाया गया है और सभी विद्यार्थी उत्साहित हैं। उन्होंने
बताया कि दीक्षांत समारोह में 2090 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। 561 पीएचडी धारकों व 564 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। जो है अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। तो ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि हमारे जो राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम जी हमारे यहाँ पे आ रही है कन्वोकेशन के ऊपर। तो उनके लिए हमारी पूरी जोर शोर से सारी कमेटियाँ और वो तैयारी पे लगे हुए हैं और सारी यूनिवर्सिटी को जो है सजाया गया है, लाइटिंग लगाई गई है, पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चली हुई है उनके लिए। पूरी सुरक्षा यहाँ पे जो पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगा हुआ है और सुरक्षा के हिसाब से पूरे इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं। कन्वोकेशन के अंदर जो है 2090 जो है बच्चों को जो है विद्यार्थियों को जो डिग्रियां दी जाएंगी, उसके अंदर जो है 561 जो है पीएचडी डिग्रियां दी जाएंगी और 564 जो है गोल्ड मेडल भी बच्चों को दिए जाएंगे। वहीं हिसार के उपायुक्त अनीश यादव ने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलावा हिसार एयरपोर्ट पर निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों की हर पहलू पर चर्चा हुई। उन्होंने जिले में बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को सचेत किया कि राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रसार भारती के सीईओ ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के साथ पहले से ही मौजूद समझौता ज्ञापन के तहत सह निर्माण और सामग्री विनिमय पर जोर भी दिया। इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार भी मौजूद रही। Participate in this summit, which will discuss various aspects of the media landscape during these 4 days. Along with that, there are many challenges which are open for creative people and technology companies from various countries, and the finalists will get an opportunity to come and participate in the program in Mumbai. So I request all the creative persons and all the technology persons from Uzbekistan to also participate in these online challenges and be a part of this program. वहीं इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहले से समझौता ज्ञापन मौजूद है। सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। Uzbekistan and us to cooperate in the news sector because our DD India channel, which is the international news channel of India, we would welcome a lot of information on Uzbekistan, which we would like to present to our audiences, and similarly, a lot of information from India can be shared with your news channels for presentation to the audiences in Uzbekistan. We already have a MOU in place. We would be very happy to activate it and work more closely together for news cooperation. सूचना और प्रसारण मंत्रालय डांसिंग एटमॉस स्टूडियो के साथ मिलकर विश्व ऑडियो वीडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 19 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 1290 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। यह शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य एनिमेशन के क्षेत्र में भारत के कहानीकारों को उजागर करना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस मंच के जरिए मूल एनिमेटेड फिल्म पेश करने के लिए देश भर से फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। इस मंच के जरिए वेव्स भारत के मनोरंजन उद्योग के भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए नेताओं, रचनाकारों और प्रौद्योगिकीविदों को एक साथ लाएगा।
रंगों का पर्व होली को लेकर अभी से लोगों में भारी खुशी और उत्साह दिखाई देने लगा है। बाजार विभिन्न तरह से गुलाल व होली के अन्य सामान से सज गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वोकल फॉर लोकल के आह्वान का असर हर त्योहार पर दिखाई देता है। लोग जमकर स्वदेशी उत्पादों की खरीद करते हैं। कैथल के दुकानदारों ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल आह्वान के बाद होली पर देश में निर्मित सामान अधिक बिक रहा है। वे स्वयं कोई भी सामान चाइना का बना हुआ नहीं बेच रहे हैं। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छा आधुनिक सामान बना रही हैं। ग्राहक में भी मेड इन इंडिया सामान को खरीदने की मांग बनी हुई है। 101% दुनिया ये हो गई है कि भाई हम लोकल अपने इंडिया का ही माल लें। आजकल कस्टमर बहुत जी खुद ही जागरूक हो गया है। वो कह जी भाई हम अपने ही देश का ब्रांड बेचेंगे, हम बाहर का क्यों बेचेंगे, अपने लोगों को काम देंगे। यहाँ अपने लोगों को काम देंगे तो यही हमारी बेरोजगारी कम होगी, लोगों को इनकम का सोर्स मिलेगा जी। मान लो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने पर्सनल हायर करी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जी, और पर्टिकुलर एक विलेज को काम दिया हुआ है उन्होंने, मतलब जिससे वहाँ की बेरोजगारी खत्म हो रही है जी। वहाँ पे चाइना का कोई भी आइटम नहीं बेच रहे, सब इंडियन आइटम ही चल रही है। चाइना का तो कस्टमर अभी कोई पकड़ता ही नहीं है जी। अभी तो सभी इंडियन माल चल रहा है। चाइना का कोई आदमी अभी चाइना के माल से कटता आदमी है। अभी तो सभी कंपनी की आइटम चलती है हमारे पास। वहीं ग्राहकों ने कहा कि इस बार सिर्फ हर्बल गुलाल की होली खेलेंगे। होली में पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। हर्बल गुलाल से शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता। वे प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल आह्वान से प्रभावित होकर स्वदेश में निर्मित उत्पाद अधिक खरीदते हैं। इससे देश का पैसा देश में ही रहता है और अधिक विकास कार्य हो पाते हैं। मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का सपना है वो पूरा हो रहा है। अब इंडिया में सामान अच्छा बन रहा है और इंडियन ही बिक रहा है। लोग पसंद भी इंडियन ही कर रहे हैं। चाइना का सामान ना तो अब आ रहा है और ना बिक रहा है। अब की बार जो है सब हर्बल गुलाल बिक रहा है। जैसे जो है इंडियन माल आया हुआ है, ऑर्गेनिक कलर हो गए जैसे, और सब नियोन कलर हैं, इस टाइप की आइटमें सब बिक रही हैं। कंपनियों की आइटमें सब अच्छे रंग हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं और कर भी रहे हैं। कई सालों से बिक रहे हैं। जैसे ये पहले हल्का सामान बिकता था लेकिन अब बढ़िया बिकना शुरू हो गया। हम नई नई वैरायटी लेके जा रहे हैं। पिचकारियाँ होंगी बच्चों के लिए, रंग हो गए, स्प्रे रंग हो गए। ये नया प्रोडक्ट आया, मैंने पहली बार देख रहा है उसके। अंबाला जिला के बराड़ा में पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती पकड़ी है। मामले की सूचना मिलने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खेती को नष्ट किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के गुरुदेव मोहल्ला निवासी पंकज कुमार पुत्र अशोक कुमार ने अपने घर के पास सब्जियां लगा रखी हैं, लेकिन सब्जियों के बीच उसने अफीम के पौधे भी लगा रखे थे। पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली कि यहाँ अफीम की खेती की जा रही है। इस मामले में पंकज से पूछताछ की तो पहले वो आनाकानी करने लगा। फिलहाल पुलिस ने अफीम के पौधों को नष्ट कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने अफीम के 56 पौधे अपने कब्जे में लिए हैं, जिनका वजन 2 किलो 418 ग्राम था। हमको सूचना मिली थी, उस पर कार्रवाई करते एक गुरुदेव मोहल्ला में ही जो खाली प्लाट है जिसमें सब्जी वगैरह उगा के उसी के बीच में कुछ अफीम के पौधे थे, जिस पर कार्रवाई करते ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला के उसको चेक किया गया। चेक करने को अफीम के पौधे पाए गए हैं। उसमें नियम अनुसार कार्रवाई कर दी गई, FIR लॉन्च कर दी और एक्यूट को अरेस्ट कर लिया। होली का त्यौहार समीप आ रहा है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 81 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि होली के मौके पर यात्रियों की अधिक भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाई जा सके। स्पेशल ट्रेनें अभी तक हम लोगों ने नोटिफाई की हैं। इन ट्रेनों में ऐसी भी ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाएंगी और कई ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से ही चलाई जा रही हैं। यही कई स्टेशनों से ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही हैं। जो 81 ट्रेनें अभी तक नोटिफाई की गई हैं, उसमें से 19 ट्रेन ऐसी हैं जो एकल यात्रा के लिए कुछ चलाई जा चुकी हैं, कुछ चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेनें अलग अलग ट्रिप्स में हैं। छपरा से स्पेशल ट्रेनें प्लान करके चला रहे हैं, मऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
तो हर सभी जो हमारे मेन डेस्टिनेशंस है जहाँ से यात्रियों की मांग ज़्यादा रहती है वहाँ से स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है। वे कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का शुभारंभ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 40% आबादी इस योजना से लाभान्वित है। उन्होंने विशेषज्ञों, नवाचारियों और शोधकर्ताओं से स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग योजनाएं भी हैं। उन्होंने ई संजीवनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। Health coverage across the country, and one of the most pivotal steps in this direction has been deciding on the right interventions and integration of digital health technologies. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समारोह के दौरान कहा कि भारत आर्थिक विकास को गति देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते पर कार्य कर रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ विवादों के बीच भारत को उन देशों से संभावित माल डंपिंग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा भी करेगा। भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को दोगुना करके $500 अरब करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार वार्ता पूरा करके देश लौटे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने जीएसटी सुधारों पर भी कहा कि जीएसटी दरों को और कम किया जाएगा और साथ ही कर दरों और स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। फरवरी में भारत और अमेरिका ने इस वर्ष के अंत तक पारस्परिक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा किया और अमेरिका के वाणिज्य सचिव और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं भारत ने हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे विकसित देशों के लिए लागू अपने औसत शुल्क को काफी हद तक घटा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने आज अपना 48वां वार्षिक दिवस मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संस्थान में कई नए परिकल्पों का उद्घाटन किया। साथ ही संस्थान के कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल भी उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संस्थान में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। साथ ही विभिन्न वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और सक्षम और समावेशी बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके। Guided by our National Health Policy 2017, we are focusing on enhancing universal health coverage. Schemes like
Pradhan Mantri Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana and the Ayushman Arogya Mandir, we are trying to strengthen our primary, secondary and tertiary healthcare services for the citizens of this country. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने NIHFW के नए लोगों का अनावरण भी किया। साथ ही द्वैमासिक हिंदी पत्रिका जन स्वास्थ्य धर्म का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अतुल गोयल ने स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल विकास पर जोर दिया। You don't become doctors by passing exams. You don't become doctors by e-trainings. For that matter, even medicine cannot be learnt on e-platforms. Yes, it could be just a part of the training. Then we also mentioned about, soft skills. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।